नमस्कार दोस्तों, गेट शिक्षा विद डॉली में आपका स्वागत है। आज हम साझेदारी फर्म का विघटन के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पहला है साझेदारी फर्म का विघटन से क्या आशय है। इसके साथ साथ हम साझेदारी फर्म के विघटन में कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस किस खातों का निपटान किया जाता है, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और इसी में हम दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है। ये दोनों ही क्वेश्चन BBMKU सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं साझेदारी के विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ। देखिए, ये दोनों जो सेंटेंस है ये सुनने में एक समान लगते हैं पर है नहीं। साझेदारी के विघटन यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि साझेदारों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, जो समझौता हुआ है, उस समझौते का टूट जाना, वो होता है साझेदारी का विघटन। लेकिन जब हम बात करते हैं साझेदारी फर्म का विघटन का, तो इसका मतलब होता है साझेदारों के बीच जो समझौता हुआ है वो तो टूट जाना ही, साथ ही साथ फर्म यानी जो बिजनेस है उसका भी बंद हो जाना। तो ये होता है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी का विघटन समझौते का टूट जाना, साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब होता है जो बिजनेस है वो बंद हो जाना। ठीक है, हम डेफिनेशन के द्वारा भी समझते हैं। साझेदारी का निर्माण साझेदारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर होता है, ये तो हम सबको पता है। साझेदार जब एग्रीमेंट करेंगे तभी तो साझेदारी का निर्माण होगा। अतः जब भी साझेदारों के बीच ये समझौता भंग हो जाता है, जो एग्रीमेंट टूट जाता है, तो यह कहा जाता है साझेदारी समाप्त हो गई। स्पष्ट है कि साझेदारों के बीच साझेदारी का टूट जाना ही साझेदारी का विघटन या समापन कहलाता है। ये हो गया आपका साझेदारी का विघटन यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टार्ट करते हैं। साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ। मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी साझेदार, एक दो नहीं, जितने भी साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उन सभी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो पार्टनरशिप हुआ है, उसका टूट जाना ही साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। देखिए, जब सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप टूट जाता है, तो ये जाहिर है कि जो फर्म है यानी जो बिजनेस है वो बंद होगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस प्रकार साझेदारी का विघटन या समापन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तथा फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों वाक्यांशों यानी इन दोनों सेंटेंस में अंतर है। कैसे अंतर है? कानून की दृष्टि से एक फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति ही फर्म की समाप्ति कहलाती है। ठीक है, ये जब मैंने आपको बताया, जब सभी पार्टनर्स साझेदारी तोड़ देते हैं यानी पार्टनरशिप तोड़ देते हैं, तो फर्म अपने आप यानी जो बिजनेस है वो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अनिवार्य रूप से हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि जो बिजनेस है वो बिजनेस बंद हो गया है, तो ऑब्वियसली कि जो पार्टनरशिप है यानी जो साझेदारी है वो अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिवार्य रूप से हो जाता है, किंतु साझेदारी का विघटन होने पर फर्म का अंत होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप टूट जाता है, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो आगे के जो पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा, साझेदारी का विघटन होगा। ठीक है, इसका कारण देखिए, यहाँ पे इसका कारण लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि साझेदारी की समाप्ति के बाद बचे हुए या इच्छुक साझेदार उसी नाम से फर्म को पुनर्गठित या चालू रख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, किसी साझेदारों के मरने या अवकाश ग्रहण करने अथवा दिवालिया घोषित होने पर यदि अन्य साझेदार मिलकर कार्य करते रहे तो यह फर्म का विघटन नहीं कहलाएगा। कहने के मतलब, अगर कोई साझेदार मर जाता है या फिर वो रिटायर हो जाता है, तो आगे के जो पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, वो नया एग्रीमेंट बना के, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे के, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं उसी नाम से। ठीक है, तो इससे फर्म का यानी बिजनेस जो है वो बंद नहीं होगा। यह साझेदारी का अंत कहा जाता है, यानी पार्टनरशिप का अंत होगा लेकिन साझेदारी फर्म का अंत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप इजी वे में समझ सकते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है। देखिए, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स एंड बट द फर्म में कंटिन्यू, ये हो गया डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है, जो एग्रीमेंट है, वो भले ही एंड हो जाता है, लेकिन पार्टनर्स, बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो फर्म को नए तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं नया एग्रीमेंट बना के। और दूसरा बात हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है जो एंटायर फर्म्स बिजनेस कम टू एंड, पूरा बिजनेस का अब खत्म होने वाला है बस। अब हम बात करने वाले हैं जब साझेदारी फर्म बंद होता है यानी उसका विघटन होता है, तो इस स्थिति में कौन कौन से हिसाब किताब किए जाते हैं। तो जब भी साझेदारी फर्म बंद होता है तो सबसे पहला हमारा फर्म यानी जो बिजनेस होता है उसका कर्तव्य होता है कि जिन जिन से बिजनेस ने लोन लिया है, हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, उन सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना। तो ये सारी लोन का, ये सारी लाइबिलिटीज़ का बिजनेस पेमेंट कैसे करती है? वो पेमेंट करती है अपनी सारी संपत्तियों को बेचकर। वो जितनी भी संपत्ति होगी, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी संपत्तियों को बेचकर वो जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, जिसने बिजनेस को लोन दे रखा हो, क्रेडिटर्स होंगे, जितने भी होंगे, उन सारी चीज़ों को पेमेंट करना होता है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो ये सारे हिसाब किताब करने पड़ते हैं, तो हम एक एक करके सारे हिसाब किताब देखेंगे। फर्म के विघटन के कारण फर्म के सामान्य व्यवसाय का कारोबार बंद हो जाते हैं और तीसरे पक्षकार एवं साझेदारों के हिसाब किताब का निपटान का कार्य किया जाता है। ठीक है, इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य क्या है हमारा, देखते हैं। फर्म की समस्त संपत्तियों की बिक्री की जाती है। ठीक है, जितने भी एसेट्स हो गए, संपत्ति हो गई, उनकी बिक्री की जाती है। कैश और जो बैंक है और जो फिक्चर्स एसेट्स होते हैं, इन तीन चीज़ों को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं, उन सभी एसेट्स को यानी जो संपत्तियां हैं उनको बेचा जाता है। यदि कोई साझेदार किस संपत्ति को लेना चाहे तो वो निर्धारित मूल्य पर ले जा सकते हैं। जैसे फर्म बंद होने वाला है तो कोई पार्टनर ही है, वो पार्टनर भी अगर हम चाहे बोले कि पार्टनर बोल दिए जो फर्नीचर है हम अपने घर के लिए ले जा रहे हैं, तो वो ले जा सकता है। बाकी जो उसका निर्धारित मूल्य है वो पेमेंट करना होगा। तो पहला ये हो गया जो संपत्तियों का बिक्री करना। ठीक है, दूसरा है संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त धन की वसूली। जब हम बेच देते हैं तो हमें पैसा तो मिलेंगे, तो वो धन की वसूली हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देनदारों से भी रुपए वसूल किए जाते हैं, मतलब डेटर्स से। जैसे कि हमने किसी को माल उधार बेचा है तो अब उनसे भी पैसे हमें लेने हैं, तो ये हो गया दूसरा काम। ठीक है, तीसरा काम हमें क्या करना होता है, संपत्तियों की वसूली से प्राप्त रकम से वसूली व्यय यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चुकाए जाते हैं। जब हम फर्म को बंद करते हैं तो हमें बहुत से खर्च करने पड़ते हैं, पेपर वर्क करने पड़ते हैं, वकील हो गया, बहुत सारे हमें फर्म को भरने करते समय बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो उस खर्चे को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उन सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट हम वो जो पैसे वसूली हुए हैं उनसे कर देंगे। ठीक है, और जो है फिर इसी रकम से जो पैसा मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना ही होता है, 4-5 हज़ार से ज़्यादा थोड़ी ना होगा, तो जो मेरा पैसा बचता है उन सारे पैसों से फिर हम जो हमारे दायित्व है, मतलब जिन जो हमारे लाइबिलिटीज़ है, उन सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमारा लेनदार हो गया यानी क्रेडिटर हो गया, उसके बाद से जो हमने बैंक से लोन ले रखा है, कर्ज है, ओवरड्राफ्ट है, किसी भी तरह का हम मतलब जो पार्टनर है उसके वाइफ से अगर हमने लोन ले रखा है, तो ये सारे तरह के हमने कितने भी तरह का अगर हमने लोन ले रखा है तो वो सारे लोन का लाइबिलिटीज का पेमेंट हम करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद सभी साझेदारों से प्राप्त ऋण यानी पार्टनर्स लोन का भुगतान किया जाता है। अगर कोई साझेदार ही ने अगर बिजनेस में कुछ लोन दिया है तो अब उसका लोन का भी भुगतान किया जाएगा। सारे आउटसाइडर्स का लोन हमने भुगतान कर दिया, अब किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो पार्टनर्स के भी लोन का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि कोई राशि बचती है यानी जो सरप्लस बचता है तो इससे साझेदारों की पूंजी लौटाई जाती है। तो साझेदारों ने अगर पूंजी ही लगाते ही हुए, तो जो पूंजी लगाई है उस पूंजी को लौटाई जाती है सरप्लस अमाउंट होने पर। और फिर आगे देखते हैं, अगर पूंजी की वापसी के बाद इतना सारा काम हम कर लेते हैं, उसके बाद जैसे कि यहाँ से लिखा है 3 से 6 तक, जितना भी 3 से 6 तक जितना भी पेमेंट करना था सारा पेमेंट हमने कर दिया, उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचता है तो ये जो है साझेदारों के बीच लाभ हानि के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वितरित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है।
ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इससे ये ज्ञात करते हैं कि संपत्तियों के बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त हुआ है उससे हम जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जो दायित्व है, उसका भुगतान करने के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट तैयार करते हैं जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? वसूली खाता एक अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है। इसे विघटन पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। जब फर्म का विघटन हो जाता है यानी बंद हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। वसूली खाता के लाभ हानि को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। मैंने बताया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो। फर्म के समापन पर फर्म के संपत्तियों के विक्रय पर राशि वसूल की जाती है। ठीक है, जितना भी संपत्ति विक्रय कर दी उससे पैसा तो मिलेगा ही, और उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान करके लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे वसूली खाता कहा जाता है। ठीक है, संपत्तियों के विक्रय करने के बाद पैसे वसूलने के बाद दायित्वों का भुगतान करना यानी लाइबिलिटीज का भुगतान करके ये पता लगाया जाता है कि फर्म को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और ये सारे लाभ हुआ है हानि हुआ है ये पता लगाने के लिए एक विशेष तरह की पुस्तक यानी अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता कहते हैं। ठीक है, इसका बनाने का उद्देश्य यही है। वसूली खाता बनाने का उद्देश्य संपत्तियों के विक्रय तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाली लाभ हानि का ज्ञात करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके फॉर्मेट की ओर। आगे हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की फॉर्मेट की। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड पहले टू सन्ड्री एसेट्स यानी जितने भी एसेट्स जो हमारे बेचने योग्य होंगे वो सारे एसेट्स को हम इधर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कैश और बैंक और फिक्चर्स एसेट्स ये सारे बेचने योग्य संपत्ति हमारी नहीं होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड इधर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया। गुडविल को भी हम बेच सकते हैं क्योंकि गुडविल का भी इकोनॉमिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो गुडविल भी हम बेच देंगे। फिर बिल रिसीवेबल हो गया, इन सारी चीज़ें जो हमसे उधार मान लिए हैं जैसे बिल रिसीवेबल उनसे हमने पैसे ले लेना है, डेटर से भी पैसे ले लेना है। फिर हमें स्टॉक ये सारी चीज़ों को बेच के हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम इधर राइट साइड में बाय लाइबिलिटी जितने भी हमें लाइबिलिटीज़ है, जितने भी हमारे लोन है, दायित्व है, उन सारी चीज़ों को इधर हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे बिल पेबल हो गया, पार्टनर के वाइफ का लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। जैसे कि डेटर होता है इसका रिजर्व भी होता है, तो हमें इसका रिजर्व को इधर ना रिकॉर्ड करके लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना होता है और इसे हमें इसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, जो डेटर का जो अमाउंट होगा वो ग्रॉस अमाउंट होगा, नेट अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, और जब एसेट्स को हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो उस पैसों का रिकॉर्ड हम यहाँ पे करेंगे। एसेट्स रियलाइज यानी एसेट्स होल्ड के बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो पैसा मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो पैसा मिला है उस पैसे से फिर हम जितने भी यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है उन लाइबिलिटीज का पेमेंट हम करेंगे इधर लेफ्ट साइड में टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मान के चलिए बिल पेबल जितने भी हमारे जितने भी हम लोगों से हमने उधार में लिया था माल, उन सारे लोगों का पेमेंट कर देंगे। अगर पार्टनर की वाइफ ने कोई लोन दिया है तो उस लोन का पेमेंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई बैंक में मेरा ओवरड्राफ्ट हो रखा है तो वो भी पेमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इधर पेमेंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इधर फिर लेफ्ट साइड में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो भी लाइबिलिटीज है मान के चलिए बिल पेबल का भुगतान या फिर कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान ये किसी पार्टनर ने ही अगर कर दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन और दूसरी बात इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जब जो कंपनी के एसेट्स है जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के एसेट्स जो है यानी जो संपत्ति है वो पार्टनर भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके निर्धारित मूल्य का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अगर कंपनी का एसेट्स अगर पार्टनर ही ले जाता है तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और इधर फिर लेफ्ट साइड में बैंक अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है। जब भी बैंक फर्म बंद होता है तो बिजनेस बंद होता है तो कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट जब भी हम पेमेंट करते हैं तो मेरा ये लेफ्ट साइड रिकॉर्ड होता है, कुछ भी रिसीव्ड वाला चीज इधर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, राइट साइड में। अब इधर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इधर ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद इतना सारा एसेट्स को रिकॉर्ड किए, इधर वसूली किए, यहाँ पर लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किए, सारे लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिए, इधर
पार्टनर्स ने कोई लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, या इधर किसी पार्टनर ने एसेट्स को लेके गया, ये सारे काम होने के बाद, हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद, वो जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये मेरा इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और अगर मेरा लॉस हुआ तो ये मेरा राइट साइड में रिकॉर्ड होगा। और ये तीनों के पार्टनर के बीच में वो पैसा बटेगा। यहाँ पर हम एक चीज करना भूल गए हैं, जरा ये आप लोग कर लीजिएगा। ये ऐसे और फिर ऐसे, और फिर यहाँ पर भी खाते हमारे बंद होने वाले हैं। हो गया, ये खाते हमारे बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो वीडियो हमारा होगा कि साझेदारी फर्म का विघटन किन किन परिस्थितियों यानी किन किन कंडीशन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, हमारा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।